आओ आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज यूनिट थर्ड। आज थर्ड यूनिट हम लोग शुरू करेंगे और थर्ड यूनिट हमारी क्या है? दिस इज लेक्चर 24 एंड द यूनिट इज कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटेंस। ये हमारी यूनिट नंबर थर्ड है फॉर द ईएमएफटी। ईएमएफटी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। सो इंट्रोडक्शन की पहले बात कर लेते हैं, व्हाट इज। तो बेसिकली यहाँ जो हम लोग बात करेंगे वो मटेरियल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। मटेरियल्स आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह के पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट इज द कंडक्टर, एज यू कैन सी हियर, दिस इज द कंडक्टर। फर्स्ट हम देख सकते हैं दिस इज अ कंडक्टर। सेकंड इज अ सेमी कंडक्टर एंड थर्ड इज एन इंसुलेटर बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब इंसुलेटर भी हो सकते हैं। कैसे हम लोग को इनकी प्रॉपर्टीज बेस्ड होती हैं? ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती है सारी। दैट मीन का क्लासिफिकेशन आप जो करते हो इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर एंड कंडक्टर्स, ये आप बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज करते हो। नाउ द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन देयर कंडक्टिविटी वैल्यू, है ना, कि इसकी कंडक्टिविटी वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द कंडक्टिविटी विद हाई वैल्यू, दैट इज सिग्मा ग्रेटर देन 1, आर नोन एज कंडक्टर, while the low value greater than less than 1 conductivity are known as dielectric और insulators। ठीक है, जो ग्रेटर देन 1 होंगे वो आपके कंडक्टर में आ जाते हैं और लेस देन 1 इंसुलेटर में आ जाते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी इज गिवन एज अवर क्राइटेरिया। नाउ कंडक्टर की एक्चुअली जो रेंज होती है, ऑर्डर जो रेंज होती है, वो एक्चुअली रेंज ये होती है कंडक्टिविटी की 10 to the power 6 to 10 to the power 7 सीमन पर मीटर। अब कंडक्टिविटी किसका उल्टा होता है? जैसे आप जानते हो रेजिस्टिविटी, यू नो द रेजिस्टिविटी रो। तो रो इज नथिंग बट द 1 अपॉन रो इज नथिंग बट द इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी। तो हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी सिग्मा इज नोन एज द 1 अपॉन रो, एंड रो हमारे पास क्या है? रो इज द रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 to the power 6 to 10 to the power 7 सीमन पर मीटर, while the conductivity of dielectric and insulator have the in the range of 10 to the power minus 10 to, as you can see here, it is 10 to the power minus 10 to 10 to the power minus 17 मीटर। तो आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपके पास जो कंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम से बाउंड होते हैं, बहुत रिजिडली बाउंडेड होते हैं, तो उनको आप इजीली वहाँ से डिटैच नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी लो, एज यू कैन सी हियर। अगर बात की जाए आइडियल कंडक्टर की, तो आइडियल कंडक्टर के लिए आपके पास सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इफ वी आर सीइंग द परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और परफेक्ट इंसुलेटर, द सिग्मा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो, ये दीज आर द टेबल्स। ये टेबल आपको गिवन है। इस टेबल में आप देख सकते हो कंडक्टर्स एज वेल एज उनकी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर, अगर आपके पास सिल्वर कंडक्टर है, यू कैन सी हियर इट इज अ सिल्वर कंडक्टर। हमने यहाँ पे क्या लिया? ये हमारा कोई कंडक्टर है सिल्वर, तो सिल्वर की हमारे पास कंडक्टिविटी कितनी है? 6.1 10 to the power 7। ओके, उसके बाद कॉपर, कॉपर की हमारे पास कितनी है? 5.8 10 to the power 7। देन हमारे पास सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? कार्बन, 3 into 10 to the power 4। तो वी कैन सी कि सिल्वर इज द हाइएस्ट कंडक्टिविटी एलिमेंट, एंड सिमिलरली कार्बन इज द लीस्ट कंडक्टिविटी एलिमेंट इफ द टेम्परेचर, जैसा हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर कितना रखना है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो कार्बन, अभी टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है एट दिस टेम्परेचर। ओके, एट दिस टेम्परेचर दिस इज द सिनेरियो फॉर द कंडक्टिविटी। इफ आई से एट 0 Kelvin,
0 केल्विन आपके पास परफेक्ट कंडक्टर कौन सा एग्जिस्ट करता है? तो 0 केल्विन तो नहीं, एक्चुअली ये 4 केल्विन होता है, अराउंड 4 केल्विन। लैड आप सब लोग जानते हो, लैड 4 केल्विन का मतलब क्या हो गया अभी? 273 या 273 ले गए 269 -269 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, प्लस 273 आप इसमें ऐड करोगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा? 4 केल्विन। बट एक्चुअल टेम्परेचर आपके पास कितना है? व्हाट इज एक्चुअल टेम्परेचर? द एक्चुअल टेम्परेचर इज एक्चुअली -269 डिग्री सेल्सियस। तो at approximately to -269 degree Celsius or 4 Kelvin, the lead PV is become superconductor. तो आप जानते हो PV is the lead, इसको हम लोग lead के नाम से जानते हैं। तो lead हमारे पास क्या है? lead हमारे पास सुपर कंडक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम टेम्परेचर कितना डिक्रीज करते हैं? -269 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इनका वेरिएशन होता रहता है कंडक्टिविटी का। सुपर कंडक्टर की आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इनफाइनाइट। तो लेड आपका कन्वर्ट हो जाता है सुपर कंडक्टर में एट 4 केल्विन। सिल्वर आप देख सकते हो, कार्बन यहाँ पर 310⁴ है एट 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सिमिलरली आपके पास यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर्स अगर प्योर आपका जर्मेनियम का है, इफ द सेमीकंडक्टर इज प्योर जर्मेनियम, तो आपके पास उसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 2.2 सीमेन पर मीटर। सिमिलरली अगर प्योर सिलिकॉन है, द प्योर सिलिकॉन इज 4.4 10⁻⁴ सीमेन पर मीटर। सो एट दिस टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर नहीं है, ये रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर है। रूम का टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट नाउ द टेम्परेचर इज अप्रॉक्स 20 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो प्योर जर्मेनियम ज्यादा कंडक्टिविटी रखता है रिलेटिवली प्योर सिलिकॉन से। ओके, नाउ इंसुलेटर की अगर बात की जाए तो डिस्टिल वाटर आपका जो होता है उसकी काफी कंडक्टिविटी 10⁻⁴ होती है, और फिर वैक्स आ जाता है सबसे लास्ट में। वैक्स की कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। सो दीज आर द इंसुलेटर: वाटर, बैकेलाइट, पेपर, glass, mica and wax. These are the insulators. Now current density, current and current density. तो current हमारे पास बेसिकली डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं करंट को? द करंट इज बेसिकली डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? I इज इक्वल टू dq/dt, और यूनिट हमारे पास क्या होती है? एम्पेयर। ठीक है, दैट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट डेंसिटी, एक मिनट, किसी ने मैसेज किया मुझे। ह्यूमन बॉडी का कंडक्टिविटी ऐसे तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमन बॉडी की भी कंडक्टिविटी ठीक ही होती है, बिकॉज आप जब कोई शॉक लगता है तो आपके बॉडी से करंट बहुत तेजी से फ्लो करता है। अगर आपकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती तो आपको शॉक नहीं लगता। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज ऑल्सो ह्यूमन बॉडी इज गुड। एग्जैक्टली कितनी होती है ये मैं देख के बता दूंगा। किस है? हाँ, तो क्लोज, सिंपल सी बात है, अगर कंडक्टर को भी आप क्लोज नहीं करोगे, क्लोज पाथ नहीं बनाओगे कंडक्टर का, सपोज आपके पास कोई कंडक्टर है, आपने क्लोज पाथ नहीं बनाया, मैंने बोला आपके पास ये कोई वायर है, इस वायर में आपने सिर्फ बैटरी का एक ही टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है, दैट इज प्लस, माइनस आपने कनेक्ट नहीं किया, तो करंट तो फ्लो नहीं हो सकती ना इसमें। सिमिलरली इस कंडक्टर की जगह आप बॉडी रख दो, ह्यूमन बॉडी, दैट इज ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी पे आपने एक टर्मिनल कनेक्ट किया है। अब इसको आप चेक भी कैसे कर सकते हो? आप इसको चेक कर सकते हो, आप बैटरी का एक टर्मिनल पकड़ो, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पर टच मत करना, तो आपको शॉक लगने वाला है ही नहीं, बिकॉज करंट फ्लो ही नहीं हो सकती इन अ ओपन सर्किट। तो करंट को फ्लो करने के लिए आपको क्लोज पाथ चाहिए। ठीक है, अब एग्जैक्टली कंडक्टिविटी कितनी होती है आई विल टेल यू लेटर, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट कंडक्टिविटी होती सही है ह्यूमन बॉडी की, अच्छी कंडक्टिविटी होती है।
नाउ करंट एंड करंट डेंसिटी, अब इसको आप एक्सपीरियंस भी कैसे कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस ऐसे कर सकते हो, आप जब अपने बालों को रब करोगे ना काफी, तो बाल को रब करने के बाद आप किसी पेपर को उसको उठाओगे तो पेपर आपका आपके हैंड की तरफ, अपने बालों को आपने रब किया अपने हैंड से, देन पेपर पे आप टच करोगे तो आपको फील होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट हो गया हाथ में, तो पेपर आपके हाथ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्टिविटी भी होगी, अच्छी कंडक्टिविटी होगी। तो करंट इज जनरली डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इज जनरली डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ई आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दैट इज अवर रिलेशन। और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। अब करंट डेंसिटी J is generally defined as the rate of flow of electric current per unit area। तो पर यूनिट एरिया में जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एक्चुअली, एंड द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। अब यहां से शुरू होती है आपकी एक्चुअली EMFT, ये सब तो आपने बेसिक पहले ही पढ़ रखा होगा। अब यहां से बेसिकली आपकी EMFT शुरू होगी। यहां से आप देखोगे दो तरह की करंट, कन्वेक्शन करंट और कंडक्शन करंट। अच्छा, कन्वेक्शन करंट का आपने एक और नाम सुना होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोलते हैं ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, DISPLS। So that is also known as the displacement current. Now convection current and convection current density. What is a convection current? जैसे आप सब लोग जानते हो लिक्विड गैस ये सब होती है, जैसे आप यहाँ एक मैंने इमेज बनाई है, ये आपकी कोई गैस की इमेज है। सपोज करो आपके पास आपने गैस को हीट करना शुरू किया एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आपने गैस को हीट करना शुरू किया, तो गैस क्या करेगी, गैस ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाएगी, और बिकॉज ये क्लोज्ड पाथ है या क्लोज्ड वॉल्यूम है, तो गैस यहाँ से टकराती हुई जैसे जैसे आपकी कूल होगी और धीरे धीरे ये नीचे मूव करना शुरू कर देगी। तो यहाँ जो गैस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे या गैस के आपके चार्ज पार्टिकल होंगे, अब बेटर यहाँ पर बोलो गैस में आपके पास चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, आयंस होंगे। तो गैसियस आयन जो होंगे आपके पास, हियर इज आयन, तो गैसियस आयन आपके पास यहाँ पर होंगे। प्रिसाइजली हम यहाँ पर इनको आयन बोल सकते हैं, बिकॉज ये आयन मूव कर रहे हैं आपके। इस आयन की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन आपकी लिक्विड में भी होती है। लिक्विड भी आपके पास, लिक्विड में भी आपके आयन्स होते हैं, जैसे वाटर है, वाटर में आपके आयन होते हैं, है ना। सॉल्टी वाटर आप ले लो, तो सॉल्टी वाटर में Na और NaCl आप होता है, तो Na और Cl दोनों अलग हो जाते हैं, Na प्लस। अब जब सॉल्टी वाटर होगा तो उसमें Na पॉजिटिव आयन होगा, सोडियम आयन प्लस, और प्लस Cl नेगेटिव आयन, आपके पास दो आयन होंगे इन केस ऑफ सॉल्टी वाटर। तो ये दोनों ही आपके आयन है एक्चुअली। तो इनके मूवमेंट से अगर आप इस वाटर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दोगे, तो इनके मूवमेंट से आपको एक करंट फ्लो होगी इन द वाटर। ठीक है, ये एग्जांपल काफी सारे लोग समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। आप लोगों ने 3 इडियट्स में इसका एग्जांपल भी देखा होगा। सॉल्टी वाटर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिमिलरली यहाँ इसको आप समझ सकते हो। सो आयन वार्म, ये आपका यहाँ पर जो गैस है ये हीट होके ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से मूव करेगी और धीरे धीरे ये जैसे जैसे कूल होगी वैसे वैसे नीचे डाउन आती जाएगी। एनर्जी कहां से मिल रही है, दिस इज द हीट सोर्स, इज द एनर्जी सोर्स। सो कन्वेक्शन करंट इज कैरीड बाई, अब डेफिनेशन क्या था, कन्वेक्शन करंट इज कैरीड बाई फ्लो ऑफ is carried by charge flow in gaseous and liquid conductors by negative and positive ions। ये दोनों negative and positive ion की contributions होगी। Such current is known as the convection current। The motion of charge in cathode ray tube। अब जैसे आप देखते हो motion of charge in cathode ray tube, तो it's a best example of convection current। जो आपकी पिक्चर ट्यूब आप देखते हो ना, CRT वगैरह आपके घर पे जो टीवी वगैरह लगे होते हैं, वहाँ जो स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, उसके बाद आप एक इमेज देख पाते हो। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होते हैं, काफ़ी डेंसिटी होती है।
जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज़्यादा अच्छा आपको पिक्चर्स या पिक्सल्स दिखाई देते हैं। तो डेफिनेटली वहां भी आपके पास कन्वेक्शन करंट का ही रोल है। ना तो कन्वेक्शन करंट एंड कन्वेक्शन करंट डेंसिटी हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज कन्वेक्शन करंट डेंसिटी। नाउ इस इसको आप एक बार देखो, ये आपका कोई एक सेकेंड डायग्राम में अब लिया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और ये चार्ज आयन आपके दिख रहे हैं, प्लस प्लस के चार्ज आयन आपके यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो इन आयन के अक्रॉस आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, दैट इज ई वेक्टर, कैपिटल ई वेक्टर, ठीक है। नाउ इस कैपिटल ई वेक्टर में या फिर इस पर्टिकुलर रीजन में, यू कैन सी हियर दिस इज रीजन, इस रीजन में एक हमने हाइपोथेटिकल वॉल्यूम माना, दैट इज ये क्यूबॉइड हमने एक माना। इस क्यूबॉइड में हम एक्चुअली एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कन्वेक्शन करंट डेंसिटी की। तो हम लोग कैसे इसका एनालिसिस कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो फिलहाल तो हमने क्या किया, वी टेक दिस assumption, वन सेकेंड, हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब यहाँ हम बात करते हैं, हमने क्या एज्यूम किया है, वी आर टेकिंग कंसिडर अ चार्ज रीजन ऑफ चार्ज विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी, ठीक है। हमने एक रीजन माना जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी रो वी है इन फ्री स्पेस एज शोन इन फिगर। द चार्जेस आर मूविंग विद एन एवरेज वेलोसिटी यू। अब जो आपके चार्ज मूव कर रहे हैं वो एवरेज वेलोसिटी यू से मूव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ये डिस्टेंस आपके पास डीएल है, यू कैन सी दिस डिस्टेंस इज डीएल एक्चुअली। एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ और मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ। आपने एज्यूम के डिस्टेंस आपके पास डीएल है, तो डीएल क्या होगा आपके पास, यू वेक्टर डॉट यू डेल टी, सिंपल सी बात, ये डीएल वेक्टर आपका होगा। तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज नथिंग बट द डिस्टेंस, डीएल इज बाय द चार्ज। तो हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम करके डेल टी हमने माना, डेल टी टाइम में ये डिस्टेंस मूव कर लेता है, तो डी को डेल टी वेक्टर। अब द चार्ज आर मूविंग विद एन एवरेज वेलोसिटी of u along the axis of tube under the influence of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एज्यूम करके चलें। नाउ व्हेन एन इमेजिनरी विंडो, यू कैन सी हियर, एक इमेजिनरी विंडो हमने कौन सी एज्यूम की है, जो क्यूबॉइड है, एरिया डेल एस नॉर्मल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कंसीडर्ड। नाउ द डिफरेंशियल मूविंग चार्ज थ्रू दिस विंडो इज रिप्रेजेंटेड बाई। अब अगर आपको डिफरेंशियल मूविंग चार्ज चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हो, द डिफरेंशियल मूविंग चार्ज is nothing but the del q is equal to rho v dv। rho v क्या आपके पास चार्ज डेंसिटी, इसकी rho v चार्ज डेंसिटी है, एक सेकेंड, the rho v is चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस रीजन। तो rho v इंटू dv, अगर वॉल्यूम इसका dv है तो हम लोग निकाल सकते हैं इसकी डिफरेंशियल चार्ज डेल्टा q। तो डेल q इज इक्वल टू rho v डेल dv। तो rho v डेल ds डेल्टा एस वेक्टर इंटू dl वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस वॉल्यूम को, हमने लिया डीएस वेक्टर, ये हमारे पास एक डीएस वेक्टर है
और डीएल वेक्टर भी हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, बिकॉज आपका मूवमेंट यही है इसका वेलोसिटी का। तो जो वेलोसिटी का मूवमेंट होगा वही डीएल का मूवमेंट होगा एक्चुअली। जो डायरेक्शन ऑफ डीएल यू की होगी वही डायरेक्शन ऑफ डीएल की होगी। तो डीएल और डेल एस दोनों पैरेलल डायरेक्शन में। तो वी कैन सी हियर रो वी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एस, डेल ऑफ एस वेक्टर इनटू यू वेक्टर डॉट डेल टी। So after calculating, you can calculate delta I या del I, that is delta q by del t. Okay, rho v u vector dot delta s vector is equal to j vector dot delta s vector. ये हमारे पास कंडीशन है। Now you can see here कि आपके पास ये जो डेल्टा आई बन रहा है, ये डेल्टा आई इज मेड अप ऑफ j vector dot del s vector, where j vector is nothing but the rho v into u vector. तो हमने j vector को नाम क्या दिया, j vector is a rho v into u vector. तो this is the known as the convection current density. इसको हम लोग नाम देते हैं convection current density का। and it is unit, इसकी यूनिट कितनी होगी, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो डेंसिटी है, ये जो कन्वेक्शन करंट डेंसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यू कैन सी इट डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी एज वेल एज वेलोसिटी। चार्ज डेंसिटी हमारे पास रो वी है और वेलोसिटी हमारे पास यू वेक्टर है। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास ये चार्ज डेंसिटी तो आपने निकाल ली, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एनी आर्बिट्रेरी सरफेस एज रिप्रेजेंटेड बाई, कहने का मतलब ये आपने जे वेक्टर तो निकाल लिया, भाई क्या है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपसे आपको करंट फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एनी सरफेस। ठीक है, अब सपोज मैंने आपको बोला कि आपको इस सरफेस से करंट निकालनी, तो आप इस सरफेस में क्या निकालोगे, जे वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये आपकी होगी करंट। आप इसको इंटीग्रेट करोगे ओवर द सरफेस तो आपके पास ये करंट डेंसिटी आ जाएगी। सिमिलरली इस सरफेस के लिए भी आप क्या कर सकते हो, जे वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसी तरह इस सरफेस से भी निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि द करंट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो डेफिनेटली इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी करंट होगी नहीं। सिर्फ आपको जो करंट मिलने वाली है या तो इस डायरेक्शन में मिलेगी या फिर इस डायरेक्शन में मिलेगी आपको, और किसी भी सरफेस से आपको कोई करंट नहीं मिलने वाली, बिकॉज बाकी सारे सरफेस परपेंडिकुलर होंगे किसके, जे वेक्टर के। ठीक है, we can see the electric current is I equal to j vector dot ds vector. This current is called the convection current. इस करंट को हम नाम क्या देते हैं, कन्वेक्शन करंट का नाम देंगे। You can see here this is convection current. Here the current I in a region can be described by the surface which the charge is passing through. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे निकालना है आपको। जिस इंटरेस्टेड सरफेस के अक्रॉस आप कैलकुलेट करना चाहते हो उसका ही आपको यहाँ पर ds रखना पड़ेगा। वो ds आप कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन, जैसी आपके पास डायरेक्शन गिवन है। हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास क्लियरिटी ज़्यादा आ जाएगी इसमें। नाउ द कंडक्शन करंट एंड करंट डेंसिटी। अच्छा, इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो इसमें आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये कन्वेक्शन करंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज ए वेरी गुड टॉपिक। इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, और अक्सर क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो इसी से बनते हैं, बिकॉज आपने ये पढ़ा नहीं होता और एग्जामिनर आपको यही क्वेश्चन रखता है स्पेशली आपको चेक करने के लिए कि आपने कितना इसके रिगार्डिंग पढ़ रखा है। और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट भी ज़्यादा रहता है, अगर नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इसको नहीं कर सकते, बिना पढ़े आप इसको टच भी नहीं कर सकते। कंडक्शन करंट एंड करंट डेंसिटी। तो अब कंडक्शन करंट क्या होती है, कंडक्शन करंट में क्या होता है कि आपके पास कंडक्टर होगा, कौन सा, मटेरियल, जैसे कंडक्टर आपका होगा सॉलिड कंडक्टर, मेटल टाइप का कंडक्टर होगा। तो व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, difference in potential exists between the two ends. The force on electrons inside the conductor is F is equal to minus E. You can see this force is F is equal to minus E into E. Why it is minus? Because the charge on the electrons is negative. तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये माइनस होगा आपका। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर हमने क्या अप्लाई किया, ये बैटरी हमारे पास, दिस इज और बैटरी, और इस बैटरी से हमने अप्लाई किया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे जो चार्ज लग रहा होगा, ठीक है, वो जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसे होगा, ई वेक्टर
माइनस ई वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी मिलेगी आपको? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन आपको ऐसी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपकी इस तरह से होगी, अब मतलब राइट टू लेफ्ट। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कॉन्सेप्ट यहां से यही क्लियर हो जाता है कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम inside the conductor while electrons moving towards a positive terminal of the battery। उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज और ई वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास ये है, तो डेफिनेटली एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। इसकी डायरेक्शन आपकी कैसी होगी? इट विल बी द अपोजिट डायरेक्शन टू द ई वेक्टर। ई एफ की डायरेक्शन आपकी जस्ट अपोजिट होगी किससे? कैपिटल ई वेक्टर से। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कैसे करते हैं? टुवर्ड द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, अब द क्वेश्चन इज कि आपके यहां से तो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करते हैं, द चार्ज और डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ चार्ज, करंट की डायरेक्शन आपकी ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। नाउ द कंडक्शन करंट एंड करंट डेंसिटी, इफ एन इलेक्ट्रॉन विद मास m इज मूविंग। अब जैसे मैंने आपको बोला, इस यहां मेटल में आप देखो, ये आपकी मेटल है। अब ये मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया, बट यहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपस में पास पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये काफ़ी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो इनके मूवमेंट में आपस में एक कोलिजन भी होता है। दैट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहा है तो इससे टकरा गया या फिर इससे टकरा गया, रैंडम इनका मोशन होता है। तो रैंडम मोशन की वजह से इनमें आपस में कोलिजन भी होता रहता है, ठीक है। जब कोलिजन होगा तो कोलिजन की वजह से इस वाले इलेक्ट्रॉन्स की, मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं, इस इलेक्ट्रॉन का जो भी मोमेंटम है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि आप बहुत सारे लोग खड़े, कोई भागते हुए पीछे से आपके आता है और आपको धक्का मारता है, तो वो धक्का आपको लगता है, वो बंदा तो रुक जाता है लेकिन आप मूव करना शुरू कर दो। दैट मीन्स उसका जो मोमेंटम है वो आप में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो आपने तो मोमेंटम गेन कर लिया, लेकिन जिसने आपको धक्का दिया उसका मोमेंटम लॉस हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहां पर होता है, सिमिलरली केस यहां पर अप्लाई आप कर सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर तो एक दूसरे से क्लोइड करने की वजह से इनका मोमेंटम लॉस होता है। अगर एक मोमेंटम लॉस हो रहा है, सपोज इसका मोमेंटम लॉस हो रहा है पीछे वाले का, ठीक है, तो इसका मोमेंटम आपका क्या होगा? इसका मोमेंटम गेन होगा। इसी तरह मूवमेंट आगे बढ़ता है इन द कंडक्टर, ठीक है। अब यहां पर क्या, यहां यही थ्योरी बोल के रखा है इसने, if an electron with mass m is moving an electric field with mean drift velocity u, then the average rate of loss momentum in collision। अब collision में average rate of loss momentum क्या होगा? m u क्या है? velocity, और tau क्या है? tau is the mean time per collision, यानी कि एक collision के बीच में कवर किया गया टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव किया, यहां से यहां, तो इसमें टाइम कितना लगा? टाउ। ये टाइम लगा टाउ, और इसका मास m और वेलोसिटी इसकी u वेक्टर। तो इसका लॉस ऑफ मोमेंटम कितना हो गया? रेट ऑफ लॉस ऑफ मोमेंटम कितनी होगी? दैट इज mu वेक्टर डिवाइडेड बाई टाउ। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होती है? द अप्लाइड फोर्स। द अप्लाइड फोर्स हमारे पास कितना है इलेक्ट्रॉन्स पे? दैट इज माइनस ई डॉट ई माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ भी आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। और न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स। तो मोमेंटम में कितना इसका लॉस हो रहा है? mu वेक्टर डिवाइडेड बाई टाउ, where टाउ इज अ मीन टाइम पर कोलिजन, एक कोलिजन में लिया गया टाइम, ठीक है। तो mu वेक्टर डॉट टाउ इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर माइनस ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर। अब ये आपके पास क्या है? दिस इज फोर्स। तो लग गया आपका मूवमेंट, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स। देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप कैसे लिख सकते हो? u वेक्टर इज इक्वल टू आपका मोमेंटम, ठीक है, डिवाइडेड बाई m। तो हम लोग उसको नाम क्या दे रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। m इंटू वी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ ई वेक्टर, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर। सो दैट इज अवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है।
अब म्यू क्या है? म्यू इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। वेरी स्मॉल इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द mean time per collision, and small m is the is mass of the electron. Here the drift velocity of an electron is conducting medium is proportional to the applied electric field. जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इस डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज यहां से आपको ये भी क्लियर है कि जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो ड्रिफ्टिंग की मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपको एक चीज ये भी क्लियर होगी कि अगेन इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये डायरेक्शन किसकी है? यू वेक्टर की। दैट यू वेक्टर डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, अप्लाइड फोर्स। तो यू वेक्टर और अप्लाइड फोर्स की दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए मोमेंटम आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होता है। Now, where the constant of proportionality mu is E tau upon m is called the electron's mobility. Okay. Here the drift velocity of electron is in a conducting medium is proportional to the applied electric field. आप ये बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी u है वो किसके प्रोपोर्शनल है? E वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, कैपिटल E वेक्टर के। Okay. Now, if there are n electrons per unit volume, then the electron charge density is rho v is equal to minus n into E, where E is the magnitude of the charge on the electron, and the conduction current density in the conducting medium is J vector is equal to rho v into U vector. rho v into U vector. U vector आप कौन सा अप्लाई करोगे? माइनस म्यू ई इंटू वेक्टर। तो एनी एक माइनस यहाँ ऑलरेडी था रो वी के साथ, और एक माइनस किसका है आपके पास? U का माइनस, दोनों हो जाएंगे प्लस। तो हमारे पास क्या आएगा? एनी म्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या होगा? दिस इज अ कंडक्शन करंट डेंसिटी, और कंडक्शन करंट डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज सिग्मा इंटू ई वेक्टर। सिग्मा इंटू ई वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इसको गॉस लॉ की पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, सॉरी पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम लॉ एक्चुअली, सॉरी नॉट गॉस लॉ, that is point form of Ohm's law, ठीक है। ये मैं स्लाइड अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको एक बार गो थ्रू बोलो ना, तो जिसके बगैर आप थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। स्लाइड से पढ़ लेना, आपके कॉन्सेप्ट मोस्टली ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। Now let me see कितने लोग प्रेजेंट हैं? 48 लोग प्रेजेंट हैं। एक सेकेंड, कौन छोड़ दिया भाई? उसको बोला अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। 46, अरे भाई मुझे ऋषभ लैब कर रहे हो तुम, अभी लैब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अटेंडेंस में लूंगा ही दूंगा वैसे भी।